दोस्तों, मैं सीए पंकज गोयल आज फिर आपके आगे हाजिर हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लेके अपने चैनल द टेक्स्ट बाइट्स पे। दोस्तों, ये जजमेंट मैंने इंपॉर्टेंट क्यों कहा, क्योंकि हमने देखा है पिछले कई सालों में कि जो डिपार्टमेंट अथॉरिटीज हैं वो बड़ी ही उत्सुक हैं और बड़ा ही एग्रेसिव हो गई हैं टू ब्लॉक द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर किसी भी टैक्स पेयर का। एक छोटे से छोटी बात के ऊपर भी वो टैक्स पेयर का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ब्लॉक करने से नहीं चूकते। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सच ए ब्लॉकेज कि जो एसएससी या जो टैक्स पेयर जिसका ईसीएल मायने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ब्लॉक हो गया है, वो अपनी टैक्स पेमेंट करने के लिए बाध्य है कि वो सिर्फ कैश से ही पे करे। क्यों? क्योंकि वो चाह कर भी जो उसका एलिजिबल आईटीसी है ईसीएल के अंदर वो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अथॉरिटीज ने वो ब्लॉक कर दिया है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट मैंने जजमेंट क्यों बोला, जजमेंट मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोली, यू विल कम टू नो ऑफ दिस थिंग व्हेन वी विल सी कि जो इसका एनेबलिंग रूल है जो कि गवर्नमेंट को एम्पावर करता है 86 रूल 86A अंडर विच गवर्नमेंट अथॉरिटीज कैन ब्लॉक द ईसीएल ऑफ एनी पर्सन। स्टार्ट करते हैं सब रूल 1 से, जो एक उसके अंदर इनबिल्ट सेफगार्ड्स हैं जो ये कहता है कि कमिश्नर या तो उसको कमिश्नर ईसीएल को ब्लॉक कर सकता है या वो किसी अपने सबऑर्डिनेट को ऑथराइज कर सकता है जो कि असिस्टेंट कमिश्नर के रैंक से कम ना हो। मतलब ये कि जो ब्लॉक करने वाली अथॉरिटी है वो कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल की होनी चाहिए। नौ किस किस सूरतों के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर या पर्सन ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर कैन ब्लॉक द क्रेडिट? तो दोस्तों, वो 2 या 3 सूरतें हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ब्लॉक करा जा सकता है, जिसमें से पहली है कि जो सप्लायर है जिसके बेसिस पे आईटीसी लिया गया है वही नॉन एग्जिस्टेंट हो, या फिर आईटीसी लिया हो बगैर गुड्स को या सर्विसेज को रिसीव करे हुए, या फिर जो बायर जिसने आईटीसी लिया है वही अवेलेबल ना हो या फिर एग्जिस्टेंस में ना हो जिस प्लेस पे उसने रजिस्ट्रेशन प्राप्त करा है, या फिर उसके पास टैक्स इनवॉइस ही ना हो, उस बायर के पास टैक्स इनवॉइस ना हो जिसने क्रेडिट लिया है। इन सूरतों के अंदर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं कैन ब्लॉक द क्रेडिट। फ्रेंड्स, इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म दे रखी है स्टैट्यूट ने, विच आर दिस 3 वर्ड। इफ यू सी रीजन टू बिलीव, नो रीजन टू बिलीव का मायने क्या है? ये 3 वर्ड एक ऐसा अंकुश है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के ऊपर जो कि उन्हें अपनी फाइल नोटिंग के अंदर लिखना पड़ता है कि व्हाई दे बिलीव दैट इन दिस सिनेरियो दिस सर्कमस्टांसेस वारंट्स देम और कंपेल्स देम कि इस टैक्स पेयर का ईसीएल ब्लॉक कर दिया जाए। नाउ कमिंग टू द फैक्ट्स ऑफ द केस, इस केस में क्या हुआ कि जो कमिश्नर था उसकी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी द फील्ड फॉर्मेशन ने विजिट करा रिसिपिएंट का प्रीमाइसेस और उन्होंने एक रिपोर्ट दी कमिश्नर को कि वहां पे बायर नहीं है तो इसका जो क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाए। कमिश्नर ने इसी फील्ड फॉर्मेशन की रिपोर्ट के ऊपर उनका क्रेडिट ब्लॉक कर दिया। पटिशनर ने हाई कोर्ट के अंदर अपील करी, पहले सिंगल बेंच के आगे। उन्होंने दो अपनी कंटेंशन रखी। पहला कि यहाँ पे कमिश्नर ने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स की अवहेलना करी है, दे हैव ओवरलुक्ड दैट। नाउ प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस क्या होता है? एक आसान भाषा के अंदर प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि कोई भी ऐसा एक्शन जिससे कि एसएससी या टैक्स पेयर को ड्यूरेस में रखा जाए उससे पहले डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज को एसएससी को सुनना बहुत जरूरी है, जिसको हम एक आसान भाषा में कहते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यदि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं करी गई है तो यह मामला जो बनता है दैट इज अवॉइडेंस और नॉन एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का बनता है। दूसरी कंटेंशन जो रखी वो उन्होंने रखी कि यहाँ पे रीजंस टू बिलीव नहीं थे कमिश्नर के पास, इसलिए रूल 86 से इनवोकेबल नहीं है। सिंगल मेंबर बेंच ने हाई कोर्ट के दे आर्ग्यूड और दे एग्रीड विद द कंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर एंड हेल्ड दैट कि रूल 86A के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंदर ब्लॉकेज से पहले, ब्लॉक करने से पहले कमिश्नर को या असिस्टेंट कमिश्नर को एक हियरिंग देनी चाहिए उस एसएससी को जिसका कि ईसीएल ब्लॉक करा जा रहा है। आप देखेंगे स्क्रीन, यदि देखेंगे आप तो इस पूरे रूल के अंदर आपको कहीं भी कोई प्रोविजन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कि ये कहा गया हो कि कमिश्नर को ब्लॉक करने से पहले ईसीएल एक हियरिंग देनी पड़ेगी एसएससी को। दूसरा
जो सिंगल मेंबर बेंच था उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक स्टैट्यूटरली प्रोवाइडेड एक प्रिंसिपल और प्रोविजन को अवहेलना करी गई है कि यहाँ पे बायर नहीं मिला, इसलिए रीजंस टू बिलीव हैं कमिश्नर के पास ईसीएल को ब्लॉक करने। When the petitioner didn't agree and appealed before the divisional bench overturned or didn't agree with the decision upheld by the single bench. डिवीजन बेंच कहता है कि ऐसे मामलों में जहां पे किसी भी अथॉरिटी का एक्शन किसी भी असेसी को ड्यूरेस में डाल देता है, वहां पे इवन दो ऑन द फेस ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आपका किसी भी प्री डिसीजनल हियरिंग का प्रावधान नहीं है, बट प्री डिसीजनल हियरिंग कैन बी रेड इनटू द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि यदि हम 86A के संदर्भ में बात करें कि 86A के अंदर कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि ब्लॉकेज से पहले कमिश्नर्स को हियरिंग देगा, लेकिन विभिन्न सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के आधार पर 86A के अंदर क्योंकि वो असेसी को ड्यूरेस में डालता है फॉर नॉट यूटिलाइजिंग और नॉट अलाउइंग हिम टू यूटिलाइज द आईटीसी क्रेडिट, कमिश्नर को किसी भी ईसीएल को ब्लॉक करने से पहले हियरिंग देनी पड़ेगी उस असेसी को। नंबर 2, जो हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच ने ये भी कहा कि कमिश्नर ने रीजंस टू बिलीव नहीं थे उसके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ब्लॉक करने के। व्हाई? बिकॉज such action was based solely on the report of the field formation, nothing more, nothing less. Now friends, this is very important and would come handy in any case wherein the departmental authorities proceed कर रही हैं ECL का ब्लॉक करने के लिए, लेकिन साइमल्टेनियसली उस असेसी को हियरिंग नहीं दे रही। नाउ क्योंकि ये वाली हाई कोर्ट की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कर चुका है, गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट अपील करी थी which was not admitted and the Supreme Court agreed with the decision held by the High Court. So this judgment has a pan-India application. So friends, इस जजमेंट का भरपूर फायदा लीजिए और जहां पे भी अथॉरिटीज आपको ईसीएल ब्लॉक करने से पहले प्री डिसीजन हियरिंग नहीं दे रही, वी कैन कोट दिस एंड हैव दैट हियरिंग। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।